तो हम आज डिस्कस करते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो 9 अगस्त को पेपर हुआ था। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। यानी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के पश्चात कौन सा परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। तो उसमें देखिए क्या है कि राज्य के विधानसभा का विघटन, ठीक है, राष्ट्र के विधानसभा के विघटन होने के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही। राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, अगर मंत्री कदाचार या किसी अवैध इलीगल एक्टिविटी में, ठीक है, संसद सदन से अगर मान लीजिए 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो उस परिस्थिति में या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा उसे हटाया जाता है। बट इस समय राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है। स्थानीय निकाय का विघटन, अगर लोकल बॉडीज का विघटन हो जाता है तो उस समय भी प्रेसिडेंट रूल लागू होते हैं। तो इसका कथन होगा 1 और 3। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, जिसमें जो अनुसूची 4 है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित, तो उसमें देखते हैं कि तमिलनाडु को 18 सीट अलॉट किया गया है राज्यसभा के लिए, जबकि महाराष्ट्र को टोटल 19 सीट है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का 5 है और पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों का 16 है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, जबकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा का सीट पश्चिम बंगाल बिहार का दोनों का 16 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है बट राज्यसभा का सीट 31 है। थर्ड नंबर में आते हैं, इसमें कहा जाता है कि भारतीय संविधान के 73 संविधान संशोधन जो 1992 में हुए थे और वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे, जबकि 74 संविधान संशोधन 1992 नगर निकाय से संबंधित थे, जिसको 73वां संविधान संशोधन जब 1992 आया तो उसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो पंचायती राज संस्था में जो त्रिस्तरीय जो पद्धति अपनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, जिनका गठन 1957 में हुआ, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पद्धति वर्ष 1992 में एक्ट के माध्यम से अपनाया गया। तो उसमें ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति और जिला लेवल पे जिला पंचायत। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3। फोर्थ नंबर में क्या है कि भारत के संविधान के अभिरक्षक, भारत के जो संविधान हैं वह उनका अभिरक्षक भारत के सुप्रीम कोर्ट करती है। चाहे किसी भी तरह का अगर संविधान से छेड़छाड़ हो तो वह अवैध करार कर दिया जाता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर राज्य ऐसी कोई लॉ बनाती है, रिफॉर्म्स करती है विधानमंडल में, जो मौलिक अधिकार या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक बॉडीज यानी बेसिक जो स्केलेटन है उसके विरुद्ध अगर कोई काम करती है तो वह लॉ शून्य माना जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। अभी फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या है कि इसे मिलान करना है। तो आर्टिकल देखिए 214 से लेके आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि हाईकोर्ट के बारे में, स्थापना के बारे में बताता है। और आर्टिकल 215 ये क्या है, एक सर्वोच्च, ये हाईकोर्ट जो है ना एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि अपना ऑन द रिकॉर्ड डेटा डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। 222 क्या है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ट्रांजिशन। आर्टिकल 226 क्या है? तो 226 में है कि कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी की शक्ति आर्टिकल 32 में है। अगर यही रहता 326 आर्टिकल वयस्क मताधिकारों के तहत 18 वर्ष से जो ऊपर है मतदान करने की उसका वैधानिक शक्ति। आर्टिकल 227 क्या है? तो यह जो है ना जो हाईकोर्ट होते हैं उसके निचली जितनी भी जिला न्यायाधीश हो, ठीक है, क्वाइसी जुडिशियल हो, उस पर यह क्या करता है? अधीक्षण करने की शक्ति होती है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा।
6 नंबर में देखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल जो है उच्चतम 131 के तहत, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो मूल अधिकारिता क्षेत्र आते हैं उसमें कहता है कि जो भी भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद हो या 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद हो, ठीक है, इस दोनों केस में मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखे हैं, और उसमें जो भी 1947 में दुर्दशा हुई थी दोनों देश के बंटवारे के पश्चात, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को जो घोषणा किया था कि हाँ ये बंटवारा होगा, और उसके तहत 15 अगस्त को दोनों देश का पार्टीशन हुआ। तो पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे हैं। नेक्स्ट है लोकप्रिय राष्ट्र गान। यहाँ देखिए गलत लिख दिया है आयोग ने, लोकप्रिय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो वंदे मातरम की रचना किए हैं वह राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल जो नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल जो एंथम है वह क्या है, राष्ट्रगान। तो वंदे मातरम किस ग्रंथ में है, आनंद मठ में। और ये जो गोरा है यह पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। कर्मभूमि हो, गोदान हो, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रमुख जीवनी है, और प्रमुख उनका उपन्यास है। नील दर्पण को किसने लिखा है, तो नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने 1858-59 में, ठीक है, जो बंगाल में जो नदिया प्रांत में जो नील जो जबरदस्ती उगाए जाते थे, ठीक है, तो उस पे उनकी दुर्दशा का वर्णन किया है। उसके बाद है कि 9th नंबर में क्वेश्चन है कि इसका मिलान करना फिल्म और उसका डायरेक्टर। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, बट इसको अगर देखेंगे तो दुनिया ना माने जो 1937 में आई थी फिल्म, उसका जो डायरेक्टर थे वह बी शांताराम थे। खुदा किसान 1931 RS चौधरी। सिंहगढ़ जो 1923 में थे उसको बाबूराय पेंटर, और अछूता कन्या इसका तो फ्रॉज ऑस्टिन। तो ये तो इस याद होने से अछूता कन्या से फ्रॉज ऑस्टिन, इस प्रकार से इसका आंसर ए है। अब देखिए 10th नंबर में देखिए मास्टर सूरसेन किससे थे, तो बंगाल के जो चटगांव जो शस्त्रागार लूटपाट में जो इन्वॉल्व थे, और राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर बहुत ही समाहित थी। तो यह 10 का ए का क्या होगा, ए का 1 नंबर। जतिन दास जो 64 दिवसीय अनशन करके वो अपना डेथ हो गए थे। बीना दास जिसने गवर्नर को बहुत नज़दीक से गोली जाकर चलाई थी। भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो लिखे हैं भगवती चरण बोहरा, तो डी का 4 नंबर। इस प्रकार से इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है कि 1897 में जो पुणे में जो प्लेग कमिश्नर थे वाल्टर चार्ल्स रैंड, उसकी हत्या किसने की है, तो दामोदर बंधु और चापेकर बंधु दोनों भाई मिलकर के उसकी हत्या किए थे, तो इसका चापेकर बंधु होंगे। नेक्स्ट है कि मराठी में अवंतिकाबाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी का प्रस्तावना किसने लिखी थी, तो मराठी में अवंतिकाबाई गोखले द्वारा जो लिखित महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसकी प्रस्तावना को बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज्य की जो स्थापना किए थे अप्रैल 1916 में, वह जो है महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ करके कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, ठीक है, पुणे का कुछ क्षेत्र, तो उसमें उन्होंने होम रूल मूवमेंट लगाए थे। और आगे जो है इनके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने, ठीक है, तो भारत के अंदर स्वशासन की बात किए थे, और उसी को आगे जाकर के अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो अध्यक्ष बने वह महात्मा गांधी बने। और उसमें होम रूल लीग को नाम बदल करके स्वराज्य सभा कर दिया। अब बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय करा दिया गया। और महात्मा गांधी के जो अगर कहेंगे कि राजनीतिक गुरु है तो गोपाल गोखले थे, जिन्होंने और वर्ष 1905 में कलकत्ता अधिवेशन की
अध्यक्षता किए थे कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। अब 13 नंबर में देखते हैं कि पहला सही पूछ रहा है। तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। ठीक है, यहाँ 95 गलत है, 45 गलत है। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो यहाँ 46 होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का आह्वान किया और यह एक नारा दिया था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी ने लिखे थे। रोलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया। तो रोलेट एक्ट जो वर्ष 1919 में आए थे, जिसको क्या था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कानून थे, जिसमें बिना ही किसी भी वारंट के किसी को गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक रख सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के उद्देश्य से उस समय के वायसराय लाए थे। तो 13 का क्या होगा? 2, 3, 2 और 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ने इसको लिखे हैं और यहाँ पे 1946 होना चाहिए। आगे देखते हैं 14 नंबर कि इसमें कहता है कि बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता युद्ध बताया था। ये बिल्कुल सही है। और बी.डी. सावरकर ने एक गुप्त संगठन मित्र मेला के नाम से भी कहे थे 1904 में। ठीक है, एस.बी. चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एस.बी. चौधरी ने तर्क दिया कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वह जनता का ही विद्रोह था। ठीक है, और पूर्णतः 1857 को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने बोला था? तो लॉरेंस और सीले ने बोला था। ठीक है, 15 नंबर में देखते हैं कि गदर जो है ना एक पत्रिका था। चूंकि यह सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होती थी, ये बोस्टन नहीं होगा। यहाँ गदर के अखबार में सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा होता था कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा या अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, ये बिल्कुल 2 नंबर सही है। 3rd नंबर में क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना थे और उसके एक आयोग, उसके जो सदस्य और थे लाला हरदयाल भी थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3। एक इसलिए गलत है क्योंकि वो सैन फ्रांसिस्को होना चाहिए। 16 नंबर में क्या है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने शुरू किए थे और इसलिए फिल्म में जो सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है और राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। भारत पर हून वंश का आक्रमण। देखिए, भारत पर जो हूनों का जो आक्रमण था ना, वह स्कंदगुप्त के समय में आए थे और स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक उनका दबाया था। ठीक है, और इसमें क्या है कि आगे देखते हैं कि एक अभिलेख है जिसमें इनकी चर्चा की गई है, अभी ख्याल नहीं आ रहा है। मंदौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि का विवरण है? तो मंदौर प्रशस्ति जो है ना, कुमारगुप्त के उपलब्धि का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट है कि फाहियान का जो वृत्तांत था सियूकी, उसमें एक अस्पताल का विवरण किया है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, ये जो फाहियान थे ना, देखिए ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, लेकिन फाहियान किस में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और उसने एक हॉस्पिटल का विवरण किया है पाटलिपुत्रा में। और ये जो ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति जो है ना, गुप्त वंश के आसपास में यह जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह के लिए प्रमुख थे और उज्जैन में त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। ठीक है, कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो कपिल मुनि ने दर्शन के सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया, जबकि पूर्व मीमांसा को जैमिनी, न्याय दर्शन को गौतम
और उत्तर मीमांसा को बदनारायण ने किए थे। मुगलों की दरबारी भाषा क्या था? तो मुगलों की दरबारी भाषा जो है ना पर्शियन थे और या फारसी थे, जिसमें कि अकबर ने जो भारत की भौगोलिक विविधता है, संस्कृति है और यहाँ के जो भी जितना भी क्या बोलते हैं उसको, महाभारत जैसे हैं, महाभारत है, पंचतंत्र लिखित विष्णु शर्मा का जो पुस्तक है, कुरान है, ये सब को उसने पहले फारसी में अनुवाद करने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना भी किए थे ताकि जन जन तक उनकी समझ पहुंच सके। अब देखते हैं 22 में नवरोज का पर्व जो है ना मुगलों ने लिया था पारसी से और यह बलबन के समय में प्रचलित हुआ था। और ये तुर्क है, तुर्की ने बिहार का जो शब्द का प्रयोग किया था तुर्की ने किया था। गुरु नानक किस गुरु का अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो जो सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, जिनका जो जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु 1539 करतारपुर में हुए थे। तो गुरु नानक के बाद जो है ना उसका आगे का जो है गुरु नानक के बाद गुरु अंगद थे, फिर तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा जो गुरु अर्जुन देव, जिनका कार्यकाल 1581 से 1606 तक था। और इसी के समय में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इनको फांसी पे लटका दिए थे। तो पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा है गुरु हरगोविंद, सातवां है गुरु हर राय, आठवां है गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर। और इस गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल 1664 से 1675 है। और इसी गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इनका जो है हत्या करवा दिया था। और जो सिख धर्म के अंतिम शासक, सिख धर्म के अंतिम जो गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह महाराज थे, जिनका पाटलिपुत्र यहाँ पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ 1675 में और मृत्यु 1708 नांदेड़ में हुआ था। ठीक है, तो अंतिम जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने सिख धर्म का जो उत्तराधिकारी है गुरु ग्रंथ साहिब को ही बना दिया, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब के बाद अंतिम गुरु ही उसको माने जाने लगा। तो गुरु नानक ने किसे उत्तराधिकारी बनाया था? गुरु अंगद, और इसका जो नाम था लहना भी था। ठीक है, और इसने जो है लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया था, मतलब आगे बढ़ाया था, लागू किया था। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? देखिए, मुगल जो होता है मुगल शासक, उसमें जो उत्तर मुगल काल शासक हैं जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1858 तक जो बहादुर शाह जफर द्वितीय तक का कार्यकाल है, उसमें शासक जो थे, हालांकि शासक अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे, बट उसमें क्या है ना कुछ अयोग्यता नजर आया था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगी। तो औरंगजेब के पश्चात जो जहांदार शाह थे, उनको लंपट मूर्ख कहा जाता है, या फरोख्सियर, जिनको घृणित कायर कहते हैं। अब मोहम्मद साहब को रंगीला के नाम से जाना जाता है। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था? तो सिंध जो है लॉर्ड एलनब्रो जो थे 1842 से 1844 तक उनका जो कार्यकाल था, और उसी के समय में इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 पास किया गया था, जिसमें जॉन नेपियर ने सिंध को विजित किया था। जेम्स एंड्रयू रेमसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का था, जिसने विपगत का सिद्धांत दिया, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत, और इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। और इसने सबसे पहले जो है सतारा, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट 1850 में, फिर जो 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया था अपने साम्राज्य में। तो जेम्स एंड्रयू रेमसे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में लाए थे, और लॉर्ड कर्जन जिसने फूट डालो और शासन करो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल है। आगे देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कंबोज का ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। ठीक है, ये घास के मैदान है। और ग्रीन चाको जो है ना उत्तरी अर्जेंटीना में है, और वहाँ पंपास भी है अर्जेंटीना में। अब बेल्ट कहाँ है?
बेल्ट है अफ्रीका में, जबकि डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा जो 13 देश को क्रॉस करते हुए अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है। पेंटागोनिया बहुत कम वनस्पति के कारण ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। टेंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील नहीं है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जो 3 कंट्री से टच करता है, KUT कूट, यानी के से केनिया, यू से युगांडा, टी से तंजानिया। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया से जो घिरे झील हैं वह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसको विक्टोरिया झील कहते हैं। ठीक है। माउंट ब्लैंक ये क्या है? यह आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर क्या है? सही नहीं है तो सी नंबर। 29 में क्या है कि इसे मिलान करना है। तो इसमें देखिए कि ना एलिमिनेशन मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नया नया चीज दिया है। तो इसमें देखिए माउरी जो है ना, ये माउरी कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का है। तो देखिए डी का 3 नंबर थे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये ए और बी आ गया। अब इसे इसमें एलिमिनेट करना है। तो इसमें देखिए कि जो चकमा है, ये तो पता होगा चकमा किसका है? बांग्लादेश का। तो सी का 2, अभी देखिए दोनों मिल गया। अब क्या है कि चीन जो है ना, चीन जनजाति, तो चीन जनजाति किससे है? तो म्यांमार से। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है? एक का 4 नंबर हुआ। तो चीन का म्यांमार है। जो टोबा है, टोबा का क्या है? अर्जेंटीना है। चकमा का बांग्लादेश है। और माउरी का कहाँ है? न्यूजीलैंड है। इस प्रकार से इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मलक्का स्टेट क्या है? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। सुंडा जल डब्लूमत जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। मेसिना, मेसिना क्या है? इटली और उसका जो एक द्वीप है सिसिली प्रांत के बीच में है। जबकि मकस्सर जो है ना, बोर्नियो और इंडोनेशिया के बीच में है। ये न्यूजीलैंड नहीं है। न्यूजीलैंड तो बहुत नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है वो। तो मकस्सर जलडमरू मध्य किसके बीच में है? बोर्नियो और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि के बारे में देखते हैं कि जो रोका है, तो रोका का तो देखते हैं कि इसका एलिमिनेशन मेथड से ब्राजील होगा। ठीक है। तो रोका का ब्राजील है। तो ए का 3 नंबर, देखिए ए का 3 नंबर, देखिए यहाँ ए का 3 नंबर हुआ और सी का 2 नंबर में है। देखिए कानुका ब्राजील वेनेजुएला। ठीक है। तो रोका का क्या है? ब्राजील है। कानुको का वेनेजुएला है। और जो तमराई है, तमराई का कहाँ है? थाईलैंड में है। ठीक है। सफेद हाथियों का देश जिसे बोलते हैं, तो तमराई थाईलैंड है। उसके बाद जो लेडोन है, लेडोन का क्या है? मलेशिया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला किस खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का, हालांकि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादित राज्य कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन गुंटूर जिला में सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट भंडार पाए जाते हैं। अब मैग्नेटाइट क्या है? लोहा का अयस्क है। ठीक है। बॉक्साइट सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट में उड़ीसा का नाम प्रथम स्थान है। और एंथ्रासाइट, देखिए एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब कोयला का किस्म है। और सबसे अच्छे एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें सही नहीं है पूछा है। तो चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, बिल्कुल सही है। चेन्नई में जो है ना वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ना भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, और वह पंजाब और राजस्थान का कुछ क्षेत्रों में शीतकालीन क्षेत्र में वर्षा कराती है। दक्षिणी पश्चिमी लौटता मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, वह तमिलनाडु के तट पे वर्षा लाती है। और जो मोनेक्स है, ठीक है, यह मोनेक्स क्या है? तो मोनेक्स के बारे में देखते हैं कि यह भारत जो है ना और रूस के बीच में लाया गया था, ना कि अमेरिका के बीच में। ठीक है। भारत और रूस के बीच में क्या था कि मोनेक्स कार्यक्रम लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी जलवायु से जो है ना प्राइमरी लेवल पे उसका पता कर सकें कि किस तरह की जलवायु है, और कृषि क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक जीवन स्तर हो, उसको पहले वार्निंग सिस्टम से उसको सचेत किया जा सके। तो यह जो है ना मोनेक्स कार्यक्रम, यह भारत और सोवियत संघ के बीच में
एक संयुक्त उद्यम था जिसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय मानसून की बेहतर समझ हासिल करना। और यह जो है 1970 के दशक में शुरू किया गया था और उसको आगे जाकर के 1979 में एस मोनेक्स यानी समर यानी गर्मी का जो मोनेक्स है मानसून एक्सपेरिमेंट के रूप में विशेष रूप से गर्मी के मानसून पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अभी देखिए क्या है 34 में, तो इसमें मिलान करना है। तो कोसी का क्या है, इसमें क्या रहा ना, दोनों को मिलान करने सहायक नदी में। तो ब्रह्मपुत्रा का क्या हो गया तिस्ता, नर्मदा का हिरन, गोदावरी का पूर्णा और गंगा का कोसी। ठीक है। अभी देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत की क्या है, एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना है जो 4 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। हालांकि इस परियोजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, जिसमें कि जो चेन्नई से कोलकाता है, शुरू से देखते हैं दिल्ली से जो मुंबई है ना, इसका जो दूरी है 1419 किलोमीटर का। मुंबई से चेन्नई इसका 1290 किलोमीटर। कलकत्ता से चेन्नई, तो कलकत्ता से चेन्नई क्या है 1684 किलोमीटर और दिल्ली से कलकत्ता 1453 किलोमीटर। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा किसका है, कलकत्ता से चेन्नई, उसके बाद है दिल्ली से कलकत्ता, फिर मुंबई से दिल्ली और फिर है सबसे कम है चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर। इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा। 36 में क्या है, कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है, तो कहवा में सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, उसके पश्चात केरल है और 3rd नंबर में तमिलनाडु है। 37 में क्या है कि गर्म चाय के रूप में गर्म चाय कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट में गर्म हो जाती है क्योंकि वह अच्छी चालक है। तो दोनों सही है। देखिए ध्वनि का परिवर्तन में क्या है, सोनार है, स्टेथोस्कोप और इको यूज होता है, जबकि प्रकाश का परावर्तन कहेगा तब पेरिस्कोप उसका यूज होता है। इसलिए इसका आंसर ए है, क्योंकि यहाँ ध्वनि का परिवर्तन पूछा है। अगर प्रकाश का परावर्तन पूछता तो सिर्फ पेरिस्कोप होता। घर्षण के बारे में क्या है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ लिखा है घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, हालांकि कुछ एक्सटेंट सपोर्ट भी करती है जिसके थ्रू हम चल पाते हैं। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता है, अगर बिना घर्षण का हम चल ही नहीं सकते। इसलिए इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा, जिसमें लुब्रिकेंट घर्षण को कम करते हैं। घरेलू विद्युत वायरिंग तांबा की तार का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 41 में देखिए कि विद्युत मोटर क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक को लाइट में। सोलर पैनल क्या करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम का जो प्लेट होते हैं वह जो फोटोन्स है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से इसका आंसर ए है। सर्दी में यदि शीशे की खिड़की अचानक गर्म किया जाए तो चूंकि क्या है ना कि जो असमान विस्तार से टूट जाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें इंफ्रारेड है, एक्सरे है और माइक्रोवेव्स है। जबकि ध्वनि तरंग क्या है ना, वह मैकेनिकल वेव्स है। इसमें ठोस, गैस और लिक्विड, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसका आंसर सी, यह क्या है, मैकेनिकल वेव्स है, जबकि यह नॉन मैकेनिकल वेव्स है। माइक्रोवेव्स, एक्सरे और इंफ्रारेड और नॉन मैकेनिकल वेव्स को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ध्वनि का जिस तरह से कंपन का संबंध है, उस तरह से कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है। देखिए एक व्यक्ति के कोने के पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता। ठीक है। और प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंग की तुलना में बाधाओं के चारों ओर आसानी से मुड़ सकती है। आसानी से नहीं, उसे डिफ्रैक्शन के माध्यम से मुड़ना होता है, इसलिए वो गलत है। 46 में देखिए क्या है कि कौन से कारण अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीन दिखने की सही व्याख्या करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के गिर रहे होते हैं जब चारों तरफ मूव करती है कोई भी सैटेलाइट उस समय। अभी देखिए क्या है कि एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो पीतल जो है ना, कॉपर और जिंक का मिश्रण है जो समांगी मिश्रण है। वायु भी क्या है, समांगी मिश्रण। और चीनी जलीय में पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है। तो यह भी एक समांगी मिश्रण है। जबकि धुआं क्या है कि ठोस में गैसेस का पार्टिकल्स मौजूद होते हैं
और यह एक रेशियो में नहीं होते हैं, इसलिए यह एक विषमांगी मिश्रण या सजातीय मिश्रण नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा 47 का। आरएनए में कौन सा भस्म, तो आरएनए में यूरासिल होता है, ठीक है, डीएनए में वो नहीं होते हैं। अभी देखिए टमाटर में क्या है ना, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए गलत आंसर है, जबकि अंगूर में टार्टेरिक, संतरा में साइट्रिक और मक्खन में ब्यूटरिक एसिड होते हैं। 50 नंबर में देखिए क्या है कि इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहे हैं, तो एरोमेटिक जो है ना ये बेंजीन का सूत्र है C6H6, जिसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाए, यानी कि एक सम एक्सटेंट में मिलाएंगे तो व्हाइट कलर देगा, जब ज़्यादा मात्रा मिला देंगे तो वह क्या है, वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी ये तो CaCO3 है, लेकिन यह जो है ना CaHCO3 का होल 2 है। यह क्या है ना, इतना मिल जाता है कि पानी का कलर आ जाता है, यानी रंग ही बेरंग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का संचालन करता है, तो विद्युत का संचालन पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और तांबे की तार, यह विद्युत का संचालन करता है, जबकि कॉपर क्लोराइड नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ए और बी है। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और तांबे की तार विद्युत का संचालन करती है। खून जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो खून जमने के लिए कैल्शियम प्लस आयन जो है ना थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन की मदद से, और फाइब्रोजिन जो आते हैं इसकी मदद से क्या है, ब्लड कोगुलेट होते हैं, जमते हैं कटे फटे जगह पे, और उसमें पोटेशियम का भी इस्तेमाल होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक जैसे जिंक ऑक्साइड है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यह क्या है, अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। किस तंत्र के हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है, तो किसी तंत्र की जो हीट कंटेंट है उसको एंथैल्पी बोलते हैं, और उसमें तो टोटल आंतरिक ऊर्जा प्लस वर्क डन दोनों शामिल होते हैं। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा तो क्या है, NO2CO3.10:O, बी नंबर। 57 में देखिए क्या है, सर्कल को इस तरह से लिखा है, यानी CIR को उल्टा कर दिया है, तो देखिए CIR यहाँ से 3 कर के, और CLE को क्या किया है, फिर से CLE लिख दिया है। उसी प्रकार से स्क्वायर को क्या करेंगे, SQU को उल्टा कीजिए, तो यहाँ SQU हुआ, और ARE को तो ARE उल्टा किया, इस प्रकार से इसका आंसर डी है। इसमें देखिए क्या है ना, दुगना +1 ऐड किया है, तो 3 दूनी 6 + 1 यानी 7 हुआ, 7 दूनी 14 + 1 15, इस प्रकार से 63 × 2 + 1 127 होगा। यहाँ देखिए ये मैथ है, इसको बनाइएगा। 59 फिर 60 भी इजी क्वेश्चन दिया है। 61 जो है ना सर्कुलर टेबल पे पंक्ति में बैठ करके इसको बनाने का है, तो इसका आंसर ए है। 62 भी इजी ही क्वेश्चन दिया है। 63, तो 63 में देखते हैं कि इसमें सी नंबर में जो है ना गैप ज़्यादा है, इसलिए 64 में क्या कह रहा है ना कि कितनी विषम अनुक्रम में कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए पहला हो गया 5 एक पेयर, दूसरा 7 3 और फिर 3 9, तो 3 पेयर हुआ। फिर उसके बाद 5 7 एक पेयर, उसके बाद देखिए 3 1, तो कितना हुआ, 1 है 2 है 3 है 4 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल 6 पेयर है इसमें। नेक्स्ट है देखिए क्या है कि इसको क्या किया है ना 6 5 30, 6 5 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 5 30 × 4 120, 0 हटा दीजिए तो 12 हो गया। उसी तरह से 6 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके 0 हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 210, 0 हटाएंगे तो 21। अब उसी तरह से 8 चौक 32 × 10 320, उसमें 0 हटा दीजिए तो 32 होगा इसका आंसर। 66 भी थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया है। 67 में क्या है, चालू वर्ष किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 नीलाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय यह बिहार में स्थापना किया गया है। किस भारतीय राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की मेजबानी की है, तो बिहार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, और इसमें जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर, कृषि के मिनिस्टर्स, ठीक है,
और एपीडा जो है ना, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट का जो एक एजेंसी है एपीडा, उसने मिल करके बिहार में कृषि जो क्रेता विक्रेता की बैठक की मेजबानी करी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण PMFME के योजना के कार्यान्वयन में बिहार राज्य पहला स्थान रखता है, शीर्ष रखता है। उसके बाद देखिए क्या है कि मई 2025 में बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे, ठीक है, उसको संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के थे? तो यह इकोनॉमिस्ट थे। अब बिहार से जो है टोटल 2 यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जो नालंदा को 1916 में, 1916 में, और जो महाबोधि है मंदिर उसको 2002 में। और अभी हाल फिलहाल में ही केंद्र सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कवायद शुरू करी है, अभी शामिल हुआ नहीं है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स और सन वर्नर्स को राज्य के असमान आपदा घोषित किया है? तो वह राज्य तेलंगाना है। किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90 वर्ष मनाया है? तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1 अप्रैल 1935, तो 1935 से 2000 साल तक में कितना हुआ उधर? 65 हुआ। 65 और इधर जो 25 है तो 65 इधर ऐड करेंगे तो टोटल 90 साल हो गया, 90 ईयर्स। 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरा किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरा मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की जब मेजबानी करी है? तो भारत ने। ज्योतिराय सिंधिया मार्च महीने में आयोजित मोबाइल इंडियन कांग्रेस का जो स्पेन में प्रतिनिधित्व किया है इसने। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग और संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई थी। यह कहाँ आयोजित की गई है? तो पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जापान के साथ हरित अमोनिया निर्यात पर भी चर्चा किया गया है, ठीक है। और जापान ने हाल में ही लिग्नोसाइट नामक एक लकड़ी का उपग्रह स्पेसएक्स के सैटेलाइट से भेजा है। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवाकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किसने किया है? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल में ही किस बॉलीवुड अभिनेता ने को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में चुना है? तो आयुष्मान खुराना। और अभी हाल में ही जोमेटो ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज पहनाया गया है। तो थाईलैंड की जो मिस थी ओपल सुचाता चुआंगश्री, उसको ताज पहनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो उत्तराखंड में हुआ था उसमें बिहार ने 15वां रैंक हासिल किया और टोटल 36 मेडल जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते थे। हाल में ही कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने किसके साथ मिलकर के महिलाओं के लिए AI कैरियर की शुरुआत किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट। यह अच्छा क्वेश्चन है कि हाल में ही MSDE कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। और जो MSAE के साथ समझौता भारत सरकार ने किसके साथ किया है आगे बढ़ाने के लिए? तो USA के साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है। विकसित भारत जो वर्ष 2047 तक भारत शताब्दी समारोह मनाएगी, तो उस समय जो है ना भारत का एक अर्थ है कि विकसित भारत बनाना है, डेवलप। अभी क्या है ना, डेवलपिंग नेशन है, उस समय डेवलप्ड कंट्री के रूप में बनाना है। 83 क्या है? तो इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार करती है, बिल्कुल सही। और इस योजना में 2000 रुपये का 3 किस्त दिया जाता है, 6000 रुपये। तो इसमें दोनों कथन सही है, 83 का ए होगा। 84 देखिए क्या है, इसमें एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। तो इसमें क्या है ना कि देखिए पहला क्या है कि जनधन योजना, तो 28 अगस्त 2014 है, तो 1 का 4 नंबर हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो 8 अप्रैल 2015 को आया था। तो इस प्रकार से 2 गढ़ भी अगर पता रहेगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर उसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और अभी जो भारत सरकार का सर्विस सेक्टर 55% से ज़्यादा है, जबकि बिहार सरकार का 58.6% है सब, यानी कि बिहार सरकार राष्ट्र के जो सेवा का जो परसेंटेज है उससे भी ज़्यादा 58.6%। कृषि क्षेत्र में बिहार सरकार 19% लगभग है और 21% जो है विनिर्माण क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? तो वस्तु का जो एक्सपोर्ट है, वस्तु का जो इंपोर्ट है, ठीक है, उसका जो है ना चालू खाते में उसका जो देखरेख होता है, यानी कि उसमें भुगतान होता है। जबकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यह पूंजी खाता में की रचना करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है तो घरेलू वर्कर्स, यह उसमें संस्थागत स्रोत ग्रामीण का नहीं है। जबकि जो नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड का स्थापना 1982 में शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को व्यापारिक बैंक है। जितना भी कोऑपरेटिव बैंक है ये सब क्या है, ग्रामीण जो है ना किसान को ऋण उपलब्ध कराती है। नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव क्या था कि कुछ उद्योग को छोड़कर सभी उद्योग को लाइसेंस रद्द करना। और उसी के समय में एलपीजी मॉडल आए थे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। 89 में क्या है कि 2000 से 2024 के बीच में शुल्क योग वस्तु पर औसत प्रशुल्क दर की कमी कितनी है? तो 48.9 से 17.3%। यह एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग चौथा है। और अभी जो है ना भारत में जो पहला चाइना है, दूसरा जापान है और तीसरा स्विट्जरलैंड है। उसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 644.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। और रेलवे में भी चौथा स्थान है। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। यह बजट से लिया गया है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल कितना था? तो 1992 से लेकर 1997 तक। और यह जो है 2002 से 7 तक तो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। और 2004 से लेकर के 2014 तक तो 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे। 93 में क्या है कि आर्टिकल 368 जो है ना उसमें जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और आर्टिकल 108 के तहत कहता है कि जो वित्त विधेयक है और साधारण विधेयक है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? सही नहीं है। सदनों के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बिल्कुल गलत है यह। 94 में क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है 324 से 329 है, ठीक है। उसके बाद संघ और राज्य के बीच में जो अधीन सेवाएं हैं वह क्या है? 308 से लेकर 323। पंचायती राज व्यवस्था कितना है? 243 से 243 का ओ तक है। और केंद्रीय स्तर पर जो न्यायिक जुडिशियल जो सिस्टम है उसका जो 124 से 147 तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात 124 में करते हैं और हाईकोर्ट की गठन आर्टिकल 214 में। 95 में क्या है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी अधिनियम है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है? तो उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। हालांकि ये चारों का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है, लेकिन मुहर के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग जो है ना 338 और 338 आर्टिकल ए में दिया गया है। जबकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना 1993 में और अल्पसंख्यक आयोग भी 1993 में एक वैधानिक निकाय है। तो 2-3 होगा। देखिए, उपाधि का जो अंत है आर्टिकल 18 धार्मिक मामलों में प्रबंध, आर्टिकल 26 जो है
भाषाई अल्पसंख्यक का संरक्षण आर्टिकल 29, और इसका शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं तो आर्टिकल 30 में। अशिक्षा का अधिकार क्या है? आर्टिकल 21A। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति का काम करेंगे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वह असम के राज्यसभा के सीट से चुने गए थे, और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के सदस्य थे। इसमें क्वेश्चन आपको बताते हैं, यह जो है ना 243 के 243 के ओ तक का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आर्टिकल 243 में जो पंचायती राज संस्था से संबंधित है, तो आर्टिकल 243 में क्या है कि पंचायत में क्या होगा? ग्राम सभा होगा। 243 का ए में क्या है ना, 243 में डेफिनेशन है, 243 का ए में क्या है? ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बात की गई है। 243 का बी में क्या है ना, उसकी गठन की बात की गई है। 243 का सी से संरचना यानी त्रिस्तरीय संरचना है वह, ठीक है। और 243 का डी में क्या है? डी से डिप्रेस्ड याद रखिए, यानी आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। 243 का ई फॉर ईयर यानी टेन्योर की बात किया गया कि 5 वर्ष के लिए यह चुने जाएंगे। ई के बाद एफ से फेल्योर यानी अहर्ता की बात की गई है, ठीक है। जी मतलब गति शक्ति यानी पंचायती का क्या पावर है उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। एच मतलब हाई टैक्स यानी जो राजस्व का जो कर है ना उसको वसूली करने की बात की गई है। आई से इनकम यानी वित्त विभाग की गठन 243 का आई में किया गया है। जे फॉर जांच यानी संपरीक्षा की बात किया गया है, ठीक है। के से 243 का के से कलेक्शन याद रखिए, यानी पंचायत राज व्यवस्था में इलेक्शन की बात किया गया है जिसमें राज्य का चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव करवाएगी, तो 243 का के से कलेक्शन, ठीक है। एल से पंचायतों का लागू होना, ठीक है, ठीक है। एम से मनाही है, कुछ क्षेत्र में मना किया गया है कि हर क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था नहीं हो, ठीक है ना, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं। एन से है एन से क्या है ना, एन से भी मैं भूल रहा हूं, और ओ से है कि 243 का ओ लास्ट है, तो 243 से लेकर के 243 का ओ तक पंचायत की व्यवस्था किया गया है। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329, ठीक है। तो आज का जो है MBI का टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट में हम मिलते हैं। धन्यवाद।